अंधेरी रात थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सड़क सुनसान, हवा ठंडी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। दो पुलिस वाले, इंस्पेक्टर अरविंद और कांस्टेबल महेश, अपनी बाइक से गश्त कर रहे थे। अचानक जंगल की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आई। सर, आपने सुना? अरविंद ने बाइक रोकी। इंजन बंद होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने काली साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा झुका हुआ। महेश ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी, कोई पुतली नहीं, कोई चमक नहीं। वो मुस्कुराई, लेकिन उसके होंठ हिले ही नहीं। अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। जंगल में फिर वही अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। कांस्टेबल का गला सूख गया। उसने फिर पूछा, सुनाई नहीं देता, कौन हो तुम? इस बार औरत की आवाज चारों तरफ से आई। पास से नहीं, पीछे से नहीं, बल्कि मंदिर की टूटी दीवारों के अंदर से। मैं यही रहती हूं। इतना सुनते ही मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। जब रमेश ने दोबारा आंखें खोली, वहां कोई औरत नहीं थी। बस जमीन पर उसके पैरों के गीले निशान थे, जो मंदिर के अंदर नहीं बल्कि जमीन के अंदर धंसते जा रहे थे। वो पुराना मंदिर खंडर सालों से वीरान पड़ा था। लोग उसे काली माता की मंदिर कहते थे, लेकिन अब वहां पूजा नहीं होती थी। आधी रात थी। ठंडी हवा पेड़ों के बीच सीटी जैसी आवाज कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों ने देखा, वो औरत वही खड़ी थी। डर गया। विक्रम फुसफुसाया, सर छोड़िए, चलिए यहां से। लेकिन रमेश आगे बढ़। जैसे ही वो 5 कदम दूर पहुंचा, औरत के पैरों के नीचे जमीन गीली दिखी, जैसे अभी अभी पानी डाला गया हो। रमेश ने फिर पूछा, नाम बताओ अपना। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, त्वचा काली, आंखें सफेद और होठों पर अजीब टेढ़ी मुस्कान। विक्रम के हाथ से डंडा गिर गया। हवा तेज हो गई। पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें झकझोर रही हो। औरत ने पहली बार बोला, लेकिन उसकी आवाज सीधे रमेश के कान में नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर गूंजी। तुम भी आए हो मुझे जलाने। रमेश पीछे हट गया। कौन हो तुम? औरत ने अपनी उंगली मंदिर के अंदर की ओर इशारा किया। अचानक रमेश को एक दृश्य दिखा। उसी मंदिर में सालों पहले गांव वालों ने एक औरत को डायन समझकर जिंदा जला दिया था। उसकी चीखें, उसकी जलती साड़ी, उसकी मदद की गुहार, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। विक्रम ने रमेश को जोर से हिलाया, सर चलिए यहां से। लेकिन रमेश जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। उसकी आंखें खुली थी, पर पलकें झपक नहीं रही थी। विक्रम की आवाज कांप रही थी। तभी रमेश के होंठ हिले, पर आवाज उसकी नहीं थी। अब कोई नहीं जाएगा। हवा में जलती साड़ी की गंध फैल गई। मंदिर की दीवार पर आग की लपटें बिना किसी लकड़ी के जल रही थी। उन लपटों के बीच वही औरत खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी त्वचा से धुआं उठ रहा था। आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी।
पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। औरत की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी और वो फुसफुसाई, उस रात सबने यही कहा था। रमेश हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब और चौड़ी थी। पाप खून से नहीं, खामोशी से बढ़ता है। अचानक मंदिर के बाहर आग की लपटें उठी, पर कुछ भी जल नहीं रहा था। न लकड़ी, न कपड़ा, न तेल। फिर भी आग भड़क रही थी। लपटें हवा में तैर रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शरीर को चूम रही हों। उनसे गर्मी नहीं, ठंड निकल रही थी, हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड। विक्रम ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां आग को छू गईं, लेकिन जली नहीं, बल्कि उसकी उंगलियों पर काले निशान उभर आए, जैसे राख भीतर से त्वचा में उतर गई हो। औरत इस बार वो चिल्ला नहीं रही थी, बस देख रही थी। उसकी जली हुई साड़ी अब पूरी तरह आग में थी। आग उसे खा नहीं रही थी, जैसे वो खुद आग हो। और उसी वक्त विक्रम की जेब में रखा फोन अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर उसकी मां का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। उंगलियां पसीने से भीगी हुई थी। माँ। उसकी आवाज फट गई। दूसरे कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर हल्की हल्की चटकने की आवाज, जैसे लकड़ी जल रही हो, जैसे आग धीरे धीरे फैल रही हो। तभी वो औरत बोली, मेरे माता पिता पुलिस स्टेशन गए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पर तुम्हारे पिता ने उन्हें गाली देकर भगा दिया। उसकी आवाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो टूटा हुआ दर्द था, सालों से दबा हुआ। मंदिर की हवा भारी हो गई। दीवारों पर दरारें और गहरी दिखने लगी। विक्रम का गला सूख गया। नहीं, मेरे पिता ऐसे नहीं थे। औरत की हंसी गूंजी, सूखी राख जैसी। सच से भागना तुम्हें विरासत में मिला है। अचानक उसके सामने दृश्य बदल गया। पुराना पुलिस स्टेशन, लोहे की कुर्सियां, पंखा धीरे धीरे घूम रहा है। एक बूढ़ा आदमी और एक औरत रोते हुए खड़े हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, साहब हमारी बेटी को बचा लीजिए, गांव वाले उसे मार देंगे। टेबल के पीछे एक सख्त चेहरा वर्दी में, भागो यहां से, झूठा केस मत बनाओ। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने शिकायत लिखी ही नहीं। औरत की आंखों से अब आग नहीं, आंसू बह रहे थे। अगर उस दिन रिपोर्ट दर्ज हो जाती तो भीड़ मुझे छू भी नहीं पाती। मैं सिर्फ वहां दिया जलाने जाती थी। मंदिर की घंटी एक बार अपने आप बजी। मेरे माता पिता उसी रात सड़क पर रोते रहे और अगली सुबह मैं राख थी। उसकी आवाज अब चीख नहीं थी, वो एक थकी हुई सच्चाई थी। मंदिर की टूटी छत से चांदनी अंदर गिर रही थी। लपटें धीमी हो गईं, जैसे दर्द बोलकर हल्का हो गया हो। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। मैं उस रात बच्चा था। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ पता नहीं था। औरत की चली हुई आंखें उसकी आंखों में उतर गईं। पता न होना पाप को छोटा नहीं करता। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरे माता पिता बिना इंसाफ के मर गए, उनका नाम बदनाम रहा। मेरा सच किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं। विक्रम समझ गया, यह आत्मा खून नहीं चाहती, यह रिकॉर्ड चाहती है, सच का दस्तावेज। अगर मैं कल ही केस दोबारा खोल दूं और मैं अपने पिता की गलती स्वीकार कर लूं तो
पर अगर तुम डर गए और मुझे इंसाफ नहीं मिला तो अगली सुबह कोई और राख होगा। मंदिर की घंटी एक बार जोर से बजी। विक्रम अकेला खड़ा था, पर इस बार डर कम था, जिम्मेदारी ज्यादा।